राजनीतिक घराने से संबंध रखने और राजनीति में सक्रिय रहकर समाज सेवा करने वाले वरिष्ठ समाज सेवी खलीलाबाद संतकबीर नगर से पूर्व कांग्रेस सांसद डॉक्टर चंद्रशेखर त्रिपाठी के पुत्र अशोक त्रिपाठी ने अपने समर्थकों समेत चुनाव के अंतिम चरण में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की जनसभा में सपा के सदस्यता ग्रहण कर सपा का दामन थाम लिया, तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश 304 विधानसभा बांसी के चुनावी समीकरण में हलचल है और बड़े फेरबदल का संकेत है। आपको बता दें, अशोक त्रिपाठी स्वयं राजनीति में सक्रिय रहकर 304 विधानसभा के बांसी से विधानसभा प्रत्याशी के प्रबल दावेदार रहे और उनके चुनाव लड़ने की चर्चा भी आम थी। हालांकि आखिरी वक्त पर उन्होंने चुनाव मैदान से अपने आप को अलग कर लिया, लेकिन चुनाव के अंतिम चरण में अब अपने समर्थकों के साथ सपा के खेमे में जा बैठे, जिससे बड़ी सियासी उठापटक देखने को मिल रही है। और इसी को लेकर हमारे चैनल के साथ बात करते हुए अशोक त्रिपाठी ने बेबाकी के साथ अपनी बात रखते हुए बताया कि कैसे वे समाजवादी पार्टी की नीति से प्रभावित होकर पार्टी ज्वाइन किया है और पार्टी समर्थित प्रत्याशी जीत दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। सुनिए आप। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवोदय टीवी और मैं आपके साथ हूं रवि शर्मा। चुनाव कोई भी हो, शुरू से लेकर अंतिम तक तमाम जो है घटनाक्रम बदलते रहते हैं और जो घटनाक्रम बदलते रहते हैं तो चुनावी समीकरण बदलते रहते हैं। और ये जो सियासी उठापटक होते हैं वो किसी की राह तो आसान करती है, लेकिन किसी के लिए चुनौती बढ़ जाती है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला है 304 विधानसभा बांसी में, जहां हालांकि आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के आज 5वें चरण का मतदान हो रहा है। 4 चरण का मतदान हो चुका है और बचा 6वां और 7वां चरण के लिए पूरी समस्त राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वीआईपी मूवमेंट भी बढ़ चुका है और इसी दौरान जिले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक जनसभा हुआ, जिसमें बांसी विधानसभा के एक सशक्त प्रतिद्वंदी के रूप में रहे चेहरे ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करके यहाँ के प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया है। तो यहाँ समीकरण किस तरह बदला है, आइए उसी से आपको रूबरू करवाते हैं और मिलवाते हैं आपको अशोक त्रिपाठी जी से, जो 304 बांसी विधानसभा में पूरी मजबूती के साथ मैदान में आने की तैयारी बना लिए थे, लेकिन ऐन वक्त पर उन्होंने अपना मन बदल दिया और चुनाव से बाहर हो गए। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार, धन्यवाद आपको। सर, ये आपने जैसा कि हर चुनाव में घटनाक्रम बदलते रहते हैं और समीकरण उस हिसाब से बदलते रहते हैं, लेकिन आपने चुनाव के अंतिम चरण में क्या आपको ऐसा लगा कि आपने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं पिछले कई दिनों से सुन रहा था माननीय अखिलेश जी को। उन्होंने जिस तरह से जनता, किसान, नौजवान के मन को, उनके दर्द को समझते हुए जिस तरह से घोषणाएं की हैं, उससे मैं प्रभावित हुआ और इसलिए मैंने माननीय अखिलेश जी के सामने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया। और मैंने किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, मैंने समाजवादी पार्टी को समर्थन किया है। मैं उस पार्टी में आ चुका हूं, अब मैं उस पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। लेकिन जैसे कि आप पार्टी के समर्थन में आ गए हैं, तो जाहिर सी बात है प्रत्याशी जो यहाँ से मैदान में है उनके समर्थन में तो रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन आपने अगर यहाँ की बात करी जाए, यहाँ का प्रदेश की बात करी जाए और इस पिछले अगर हम कुछ सालों की बात करें तो 2015 से ही आप मैदान में है और जनता के बीच में आप एक वरिष्ठ समाज सेवी के रूप में है और लोगों के बीच में मैसेज रहा है कि कहीं ना कहीं आप चुनाव मैदान में रहेंगे। फिर ऐसा क्या हुआ कि ऐन वक्त पर आपने अपना नाम वापस? नहीं, मैं चुनाव लड़ना चाह रहा था। मैं समाजवादी पार्टी से ही टिकट मांग रहा था। कुछ घटनाक्रम ऐसा हुआ कि मैं वहां ज्वाइन नहीं कर पाया, नंबर 1। नंबर 2, मैं बताया आपको कि मैं माननीय अखिलेश जी की नीतियों से प्रभावित हूं पिछले 2-2.5 वर्षों से। जिस हिसाब से उन्होंने घोषणाएं की हैं, 300 यूनिट फ्री बिजली, केजी से लेके पीजी तक महिलाओं को, बच्चियों को फ्री एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में और किसानों के लिए बिजली, सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, 300 यूनिट प्रति हर घर को जो है वो फ्री बिजली दी जाएगी। इस तरह की बहुत सारी पुरानी पेंशन कर्मचारियों के लिए उन्होंने कहा। तो इस तरह से मैं प्रभावित था, उनके पहले से ही उनसे प्रभावित था और मैं उसी पार्टी से टिकट मांग रहा था। मुझे टिकट नहीं मिला और छोटे भाई मोनू दुबे को मिला, तो मैंने इसलिए विड्रॉ कर लिया। एक ही क्षेत्र है, एक ही आदमी को टिकट मिलता है, 10 लोग मांगते हैं, तो कोई बात नहीं, आगे अभी बहुत सारे चुनाव हैं हमारे लिए। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा, बांसी विधानसभा से जब आपका नाम आया कि आप मैदान में आ रहे हैं, तो बहुत से जो सियासी धुरंधर थे उनके पेशानी पर बल आ गया था कि आप एक सशक्त प्रतिद्वंदी के रूप में मैदान में उतरेंगे। तो आपका एक कैंडिडेट को सपोर्ट करना चुनाव को किस तरफ ले जाएगा? देखिए, यहाँ से समाजवादी पार्टी जीत रही है
और भारी मतों से जीत रही है। उसका एक कारण नहीं है, पिछले सन 89 से लेकर आज तक उसमें 5 वर्ष और नहीं थे, बाकी लगभग 30 वर्ष तक उन्होंने यहाँ शासन किया। आप सड़कों की हालत देख लीजिए, वो माननीय मंत्री हैं किस विभाग के, स्वास्थ्य सेवाएं देख लीजिए। ये लोग बयान देते हैं कि ऑक्सीजन से कोई मौत नहीं हुई, लेकिन मैं जानता हूं इसी जिले में, हमारे जिला अस्पताल में एक ही दिन में 5 या 6 मौतें एक ही दिन में हो गई थी, और वो भी ऑक्सीजन की कमी से। तो इन झूठ बोलने वालों को, ये जब बात करते हैं तो डंडा, लाठी डंडा, बुलडोजर की बात करते हैं, क्या यह लोकतंत्र में जायज है? इसलिए अब ऐसा नहीं है कि मेरे आने से मैं कोई बहुत सशक्त था, मैंने मेहनत किया था, मैं जनता के बीच में रहता हूं, जनता की सेवा करता हूं। अब ये जनता बताएगी कि वो मुझे कितना पसंद कर रही है, कितना ना पसंद कर रही है। हर व्यक्ति ये कहता है मुझे सब पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैंने मेहनत किया था, मैंने लोगों के दिलों को जीतने का प्रयास किया था, मुझे लगता है कि मैं उसमें किसी हद तक कामयाब भी था। अच्छा नेताजी, जैसा कि आपने अभी एंड लास्ट में आपने पार्टी ज्वाइन कर ली, और आप जो जानकारी हुआ 2015 से ही आप मैदान में थे, लोगों की सेवा, यहाँ तक कोविड काल में भी आप तमाम तरीके से लोगों का आपने जिस तरह से हो सका आपने जनता के बीच में सेवा करी। तो एक जनता के बीच में आपकी रीच रही और आपने एक जमीन तैयार किया था, तो आपको ये नहीं लगता कि आपने जमीन किसी को तोहफे में दे दी? नहीं, इसमें तोहफा नहीं होता। सेवा भाव में न तोहफा होता है, न कुछ पाने की ख्वाहिश रखना चाहिए। ये तो जनता जनार्दन होती है, जनार्दन माने भगवान होती है। जनता जिसको चाहेगी बना देगी। हमारा भी समय आएगा, चुनाव लड़ा जाएगा। ऐसा नहीं है कि चुनाव से मैंने हाथ खींच लिया है, लेकिन इस बार कुछ ऐसे समीकरण थे कि उसमें लड़ना उचित नहीं था, और मैं समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विचारों से, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर के ही मैं आकर्षित था और मैंने ज्वाइन कर लिया। चलिए ठीक है, आपने पार्टी ज्वाइन कर लिया, अब आप चुनाव कैंपेन में भी हैं, मैदान में भी हैं, अब आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं प्रत्याशी के पक्ष में। तो जैसे कि सरकार, जो वर्तमान सरकार रही बीजेपी सरकार, उसके दावे हैं कि उसने कोने कोने में विकास का काम किया है, और तमाम योजनाएं जो जन कल्याणकारी योजनाएं रहे वो जो अंतिम पंक्ति में खड़ा है उस तक पहुंचाया गया। आपको क्या लगता है? अब देखिए, आप भी यहीं के रहने वाले हैं, कितनी योजनाएं आई और कितने लोग लाभान्वित हुए। मैं आपको बताऊं, ये उचित नहीं है, आपको आंखों से दिखाई दे रहा होगा। स्वास्थ्य मंत्री के जिले में सांप काटने से 3-3 मौतें होती हैं। सांप काटने का इलाज नहीं था। अगर वो कहते हैं बाकी क्षेत्रों में सड़कें बन रही थी, हमारे यहाँ क्यों नहीं बन रही थी? भाई, आपने कहा कि कोविड काल में आप 2-2 बार प्रभावित हो गए, बाकी लोग नहीं प्रभावित हुए। यहीं राघवेंद्र सिंह घूम रहे थे, यहीं चिंकू यादव घूम रहे थे। आपने काम क्या किया? अब वो तो गिनवा दो। हम तो, हमारे पास तो पूरी फहरिस्त है, पूरी लंबी लिस्ट है। उन्होंने क्या किया माननीय मंत्री जी ने, वो तो गिनवा दें। और भाजपा ने क्या दिया? 100 रुपए का सरसों का तेल, जो हर घर में बिना सरसों के तेल के कोई गृहस्थी चली नहीं सकती, वो 200 का हो गया। पेट्रोल डीजल पर कोई अंकुश नहीं है। जब हमारे लोग, यहाँ 30% लगभग प्रवासी हैं, हमारे लोग आ रहे थे, पैदल चल के आ रहे थे, भूख प्यास से तड़प के आ रहे थे, अपनी रोजी रोटी, अपनी नौकरी छोड़ के आ रहे थे। आने के बाद आपने क्या किया? आपने थानों को टारगेट दे दिया कि आप 100 चालान करो साहब 500 रुपए का मास्क के लिए। कितना अन्याय हुआ है। सिलेंडर 400 का मिलता था, आज 962 रुपए का है। आपने कहा सिलेंडर हमने बांट दिया, आपने भरने की व्यवस्था तो करा दो। आप कहते हो नौकरी दे दिया, रोजगार दे दिया, कहां नौकरी दे दी? आप कौशल विकास योजना में ट्रेंड किए हुए लोगों को कहते हो नौकरी दे दी। मुझे कंप्यूटर चलाना आता है, ठीक है, मैं कंप्यूटर चलाना जानता हूं, लेकिन मुझे वो जगह तो बता दो जहां मैं बैठ के 10 रुपया कमा सकूं। आप कहते हो पकौड़े तलो, वो भी रोजगार है। तो आपकी बात हमारे समझ में नहीं आई। कोई विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। पुरानी सभी योजनाओं का फीता काट काट करके इन्होंने आगे बढ़ाया। इनके समय में कोई योजना नहीं आई। तो आप चूंकि आप 2015 से लोगों के बीच में रहे, और एक तरह से कहा जाए तो आपने बढ़ चढ़ कर समाज सेवा की, और लोकप्रियता भी आपकी देखी जा सकती है लोगों में, जैसा कि अगर यहाँ की हम बात करें तो एक चीज मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि मुख्य रूप से आप बांसी विधानसभा की अगर हम बात करें, जहां आप अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार में जा रहे हैं, उसके लिए, उसके समर्थन में वोट मांग रहे हैं,
तो यहाँ के मुख्य मुद्दे क्या बन सकते हैं? मंडी परिषद का गठन, 5 नगर पंचायतों का गठन, एक नए ब्लॉक का गठन, सड़कें ठीक होनी चाहिए, पेयजल के लिए गांव गांव में जिस तरह से राजस्थान में है उस तरह से पेयजल की, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था के लिए टंकी का निर्माण गांव गांव में होना चाहिए। अस्पतालों को ठीक करना चाहिए, महिला डॉक्टर नहीं, हमारे यहाँ एक महिला डॉक्टर की जरूरत है। इस तरह से सीटी स्कैन की व्यवस्था हो जाए। देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने का पानी, रहने के लिए घर, इतना ही मुद्दा है। बाकी मुद्दा किसी का कुछ होता नहीं है, बाकी जिनका होगा होगा। ये आम आदमी की इतनी ही जरूरत है, इतनी ही चीजें ठीक करानी है। हम इतनी अपेक्षा रखते हैं कि हमारा आने वाला समय, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल घोषणाएं भी की हैं कि यहाँ से एक्सप्रेसवे भी बनाएंगे और एम्बुलेंसों की संख्या 2 गुनी करेंगे। इस तरह से बहुत सारी योजनाएं हैं, वो आप देख ही रहे होंगे, रोज सुन रहे होंगे, रोज पढ़ रहे होंगे। तो हम चाहते हैं जो कह रहे हैं उस तरह को लागू किया जाए। और यहाँ पिछली सरकारों ने, आप एम्बुलेंस की हालत देख रहे हैं, जो एम्बुलेंस समाजवादी पार्टी में चल रहे थे उनकी आज क्या हालत है। किसी का दरवाजा उखड़ा हुआ है, कोई पंचर खड़ी है, किसी बनवाने के लिए फंड नहीं है। तो आखिर कुछ न कुछ व्यवस्था करनी है, अच्छा करना है जनता। और जहां तक सवाल बार बार आप पूछ रहे हैं, मैं सशक्त दावेदार था, मैं लड़ा क्यों नहीं। देखिए, लड़ना मेरा कोई भाव नहीं है, मेरा भाव सेवा है। और सेवा मैं करता था, कर रहा हूं, करता रहूंगा। और आने वाले कोई भी जनप्रतिनिधि से यही अपेक्षा करूंगा कि हमारे बांसी को बांसी बना दो। और नीति आयोग में के चुने हुए 8 पिछड़े जिलों में सिद्धार्थनगर था, हमको यहां से निकाल दो, हम पिछड़े जिलों में न गिने जाएं। यही मैं सभी लोगों से अपेक्षा करता हूं, चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री हो, विधायक हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, ब्लॉक प्रमुख हो। सबसे ये कहता हूं कि आप अगर ईमानदारी से काम कर दें तो जितना फंड आता है उतने में बांसी लंदन जैसा हो जाएगा। लेकिन अगर पिछले 5 साल का हम अगर देखें, राजनीतिक समीकरण देखें, राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें, तो उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, यानी केंद्र में भी बीजेपी रही, प्रदेश में भी बीजेपी रही। और आप जिस जिले की बात करें उसमें 5 इलेक्टेड विधायक बीजेपी से रहे, यानी सत्तारूढ़ पार्टी से रहे, सांसद भी सत्तारूढ़ पार्टी से हैं, और उसके बाद राज्यसभा सांसद जो सिलेक्टेड है वो भी बीजेपी से। तो अब आपको नहीं लगता है कि पिछड़े से बाहर हो जाएगा? यही तो रोना है कि डबल इंजन की सरकार में सारे जनप्रतिनिधि भाजपा के हैं, फिर भी कोई विकास नहीं है। इसी का तो रोना रो रहा हूं मैं इतनी देर से। कब होगा विकास? डबल इंजन की सरकार, 5 विधायक आपके, सांसद भी आपका, जिला पंचायत अध्यक्ष भी आपका, एक राज्यसभा सांसद भी आपका। और क्या ले लोगे भाई भाजपा वालों? अब तो एक ही चीज बची है कि हमारा पेट काट लो, हमारे हाथ काट लो। नौकरी के नाम पर करोड़ों लोग पहले ही बेरोजगार हो चुके हैं। बहाना क्या था? कोरोना। तो बहाना था। 11 लाख नौकरियां आज भी रिक्त हैं उत्तर प्रदेश में। क्यों नहीं नौकरी दी जा रही है? और आउटसोर्सिंग क्या होती है? आउटसोर्सिंग का मतलब है किसी व्यक्ति विशेष कंपनी को फायदा पहुंचाना। आउटसोर्सिंग से क्यों आप ले रहे हैं? आप डायरेक्ट क्यों नहीं आप भर्ती कर रहे हैं उनकी? टैक्स के नाम पर आप 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना वसूल रहे हो। कितना वसूलोगे? अब तो छोड़ दो हमें, अब तो हमारे बच्चों को नौकरी दे दो। पिछले 7 वर्षों में जो बच्चा 30 का था 37 का हो गया, ओवर एज हो गया। आपने कोई वांट नहीं निकाला है। 69,000 की भर्ती जो उत्तर प्रदेश सरकार चिल्ला रही है उसमें भी इतना हो गया कि अभी भी 22,000 नहीं कर पाई है। 5 वर्षों में 69,000 जो पिछले वर्षों, कई वर्षों से पेंडिंग था, वो भी नहीं कर पा रहे हो। ना आपने कोई भर्ती की, ना आपने हॉस्पिटल में आप आउटसोर्सिंग पे लाते हो। आउटसोर्सिंग क्या होता है? आउटसोर्सिंग का मतलब यह है किसी कंपनी को आपने लाभ पहुंचाने के लिए, उनको कमवाने के लिए आपने आउटसोर्सिंग का ठेका दे दिया कि ठेकेदार के माध्यम से नौकरी करेगा। वो 2 साल रखेगा, 1 साल रखेगा, 4 साल रखेगा, ये नहीं पता है। एक चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि जैसे आप समर्थन में आ गए प्रत्याशी के, आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली और आपका प्रत्याशी यहाँ से चुनाव लड़ रहा है, तो अगर बांसी, प्रॉपर बांसी हम सीट की बात करें तो एक तरह से भाजपा की पारंपरिक सीट बन चुकी है पिछले कई सालों से, और एक मजबूत किला है। तो क्या आपको लगता है आप लोग उस किले को उधार ले जाएंगे? देख ले जाएंगे। बात यह है, इंदिरा गांधी भी चुनाव हार गई थी, राहुल गांधी भी अमेठी से हार गए। इनसे बड़ा नाम तो बांसी में कोई प्रत्याशी का नहीं है। अगर राहुल गांधी हार सकते हैं, इंदिरा गांधी हार सकती हैं,
ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये जनता के मन की बात है। जनता ने मन बना लिया है परिवर्तन का, परिवर्तन सुनिश्चित है। समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट भाई मोनू दुबे ही जीत रहे हैं और जीतने वाले हैं। अच्छा, एक छोटा सा प्रश्न और मेरा, कि जैसे तमाम पार्टियों को मैनिफेस्टो होते हैं, चुनाव में तमाम लुभावने वादे आते हैं और बाद में वो वादे पता नहीं कहां चला जाते हैं, एक तरह से उसको चुनावी झुंझुना कहा जाता है। क्या आपकी पार्टी, अगर आपका कैंडिडेट यहाँ से जीता या आपकी पार्टी अगर सत्ता में आई, तो उन वादों को इम्प्लीमेंट करा जाएगा? मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि वो इम्प्लीमेंट होगा। उसका कारण है कि आप देखिए, अच्छा अस्पताल मैदानता, मेट्रो और बहुत सारी योजनाएं ऐसी थी जो उन्हीं के टाइम पर आई। इनके टाइम पर क्या आया? 35 करोड़ हमने खाते खोल दिए। खाते खोलने से पैसा मिल जाएगा क्या? आपने कोई भर्ती नहीं निकाली, फिर बार बार वही बातें आएंगी। आप सड़क के नाम पर सिर्फ NH बनाते हो, गांव की सड़कों का क्या होगा? और तो और किसानों के सर पर यह सांड जो छोड़ दिया आपने, जिसके पास 1 बीघा खेत है और रात भर इस सर्दी में डंडा लेकर अपने खेत के किनारे बैठता है। क्या आप यही दे रहे हो किसानों को? 50 किलो की बोरी जो आती थी आपने 45 कर दिया, दाम वही है। किसानों को क्या दिया आपने? आय 2 गुनी की है आपने। आप MSP नहीं तय कर पा रहे हो, 3 काले कानून ले आए, आप बैक हो गए। आपने दिया क्या है? जिस खेत की सिंचाई 4 घंटे होती थी, 60 रुपए का डीजल था, अब 100 रुपए का डीजल है। 400 लगेगा तो 240 रुपए लगता। आपने दिया क्या? कुछ तो बताओ। हम तो यही पूछ रहे हैं। आपने 6000 रुपया दिया, अपने घर से नहीं दिया है। अच्छा, एक प्रश्न मेरा और आपसे, एक छोटा सा प्रश्न। इस चुनाव में, हालांकि पिछले अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान के चुनाव में एक तरह से परंपरा बन गई है, और इस चुनाव में भी कई जो माननीय हैं, जिनको माननीय का दर्जा मिला है, उनके बोल बिगड़ते चले गए हैं। तो आप इसको कितना सही मानते हैं? देखिए, भाषा तो नेताओं की हमेशा ठीक होनी चाहिए। मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन जिस तरीके से इस चुनाव में लोगों की भाषा बदली है, हमें लगता है लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोकतंत्र में इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप शिक्षित हैं, आप इंजीनियर हैं, हालांकि पेशे से व्यवसायी हैं, लेकिन आपने इंजीनियरिंग कर रखी है, आप इंजीनियर हैं। तो ये बताइए कि आपके हिसाब से क्या लगता है कि सियासत में, यानी राजनीति में शिक्षा की कमी है? नहीं, ये बहुत टेढ़ा क्वेश्चन है। शिक्षा की कमी हो सकती है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हमारे लोकतंत्र में बहुत अच्छे नेता हैं। शिक्षा की बात नहीं करूंगा, लेकिन अनुभवी हैं। तो कभी कभी नेतागिरी में अनुभव ज्यादा महत्व रखता है कंपैरेटिवली कि आप शिक्षित हैं। शिक्षक के अपेक्षाकृत अगर अनुभव ज्यादा हो तो आप उसको बेहतर मानते हैं। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि हमारे पूर्वजों ने जिस लोकतंत्र की अपनी प्राणों की आहुति देकर लोकतंत्र की स्थापना की थी, आज आपको नहीं लगता कि सियासत में विकृति आ गई है और लोकतंत्र धीरे धीरे? हम कह रहे हैं कि विकृत इंसान को जनता जनार्दन क्यों चुनती है? हम दूसरे पर दोषारोपण करते हैं कि वो विकृत है, वो ठीक नहीं है, उसकी भाषा बिगड़ गई है। तो 5 वर्ष में एक बार हमारे पास यह समय होता है कि हम उसको सबक सिखा सकें। मैं कहता हूं, अगर मेरी भाषा खराब है तो मुझे भी सबक सिखाओ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे अशोक त्रिपाठी जी, जो एक सशक्त दावेदार के रूप में, सशक्त प्रतिद्वंदी के रूप में मैदान में चर्चा रही आपकी। हालांकि में आपने अपना नाम वापस लिया और मैदान से बाहर रहे, और आज आपने, यानी कल आपने सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने आपने अपने समर्थकों के साथ पार्टी ज्वाइन करी, और आप सपा समर्थित प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगने मैदान में निकल चुके हैं। और आपके आने से बांसी 304 विधानसभा की समीकरण में जरूर बदलाव हुआ है, निश्चित तौर पर। अब ये तो भविष्य की बात है कि ऊंट किस करवट बैठेगा, और ये बदलाव, ये उठापटक जो सियासी समीकरण बदले हैं, वो किसके फेवर में होगा और किसके लिए चुनौती दिखाएगा। धन्यवाद।